ऑडियो क्लियर है? एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, इसके बाद हम अपने सेशन को, इस क्लास को स्टार्ट कर देंगे। एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ऑडियो क्लियर है? एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ठीक है जी, ऑडियो एकदम क्लियर है, परफेक्ट है। और शुरू करते हैं अपने इस सेशन को और अपनी इस क्लास को, है ना। ठीक है, तो जैसा कि है ना, लास्ट क्लास में हमने अपना एक और चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और इसका नाम था फाइल एक्सटेंशन, फुल फॉर्म एंड शॉर्टकट की। ठीक है जी, तो वो एक ही क्लास का चैप्टर था, इससे ज़्यादा उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने बता ही दिया था उसको किस तरीके से तैयार करना है। पीडीएफ फाइल के थ्रू आप उसे पढ़ सकते हैं, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, है ना। तो लास्ट वाला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था, तो आज की क्लास में ना हम एक अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि एक मोस्ट अवेटिंग चैप्टर भी होता है सभी लोगों के लिए। और उस चैप्टर का नाम है एमएस ऑफिस। आज की डेट में कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम हो या सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम्स में ना एमएस ऑफिस पूछा जा रहा है, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये तीन एप्लीकेशंस के बारे में पूछते हैं। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं अपने सेशन को और आज की क्लास को। बाकी क्लास को शुरू करने से पहले केवल 1 मिनट का मैं समय लूंगा आप सभी लोगों का, और उस 1 मिनट में जल्दी से जो गाइडेंस मैं देता हूँ वो दे दूं, ताकि, क्योंकि है ना, बहुत सारे लोग पहली बार आते हैं क्लास में, तो उन्हें भी ये बात पता चलना जरूरी है। तो 1 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए, क्लास में जितनी मैं थ्योरी करा रहा हूँ आपको, ये मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा थ्योरी करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप इसके अलावा एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। और उसमें भी है ना, हमें पीवाईक्यू पहले करने चाहिए, यानी प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चंस। इसके लिए आपको करना क्या है, मेरा यूट्यूब चैनल है कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर के नाम से, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और वहां पर आपको कम्युनिटी वाले सेक्शन में क्वेश्चंस देखने हैं। आप उनके आंसर देंगे तो आपको यही फील आएगा कि हम एक मॉक टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, फिर आप चले जाओ प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी एमसीक्यू प्रैक्टिस फॉर ऑल एग्जाम के नाम से। उसमें जितनी क्लासेस हैं वो सारी देखिए, और जितनी आगे भी आए वो भी सारी देखते रहिए। ठीक है जी, अगर किसी को ये एमसीक्यूज की पीडीएफ फाइल चाहिए, या किसी टॉपिक की या चैप्टर की भी पीडीएफ फाइल चाहिए, तो आपको वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल का नाम भी सेम ही है, कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर। उसे आप ज्वाइन कर लेना और वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। अगर किसी को ये दोनों मेरे ऑफिशियल चैनल ना मिल रहे हो, तो आप सीधे मुझे टेलीग्राम या व्हाट्सएप किसी पर भी अपने बैच का नाम लिखकर मैसेज कर देना, मेरे ऑफिशियल लिंक आपके पास आ जाएंगे। ये दोनों मेरे एक ही नंबर से चलते हैं, 8448832987। 1 मिनट समाप्त हुआ। तो आज की क्लास और आज के सेशन को है ना, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है दैट इज एमएस ऑफिस। तो सबसे पहले नमस्कार सभी को नमस्कार। आज की डेट डाल देता हूं मैं, 7 अक्टूबर 2024, यानी कि 7 अक्टूबर 2024 आज की तारीख है। और हमारा जो मुख्य चैप्टर या टॉपिक स्टार्ट होना जा रहा है, उसका नाम है बेटा एमएस ऑफिस। ठीक है जी, एमएस ऑफिस को हिंदी में भी एमएस ऑफिस कहते हैं। इसका कोई हिंदी अनुवाद या हिंदी ट्रांसलेशन नहीं होता है। ठीक है जी, ज्यादा से ज्यादा आप इसकी फुल फॉर्म लिख सकते हैं, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ऐसा क्यों? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का नाम की जो कंपनी है अमेरिका की, और उस कंपनी ने ना इसको बेसिकली बनाया है, इसलिए इसको एमएस ऑफिस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से बोला जाता है। ठीक है जी, अब देखो, एक छोटी सी है ना आपको बात बताता हूं, उसके बाद इस चैप्टर को प्रॉपर तरीके से शुरू करेंगे। देखो जी, हम है ना जब भी एमएस ऑफिस के क्वेश्चन देखते हैं ना, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के क्वेश्चन हम एग्जाम में देखते हैं, तो वो क्वेश्चन एक थ्योरी के रूप में आता है। हमारे पेपर में कभी ऐसा नहीं होगा कि एक क्वेश्चन लिखा जाए और ये बोला जाए कि इसका प्रैक्टिकल करके दिखाइए, कंप्यूटर में बना के दिखाओ इस चीज को। ऐसा कभी नहीं आता हमारे एग्जाम में। जब भी एमएस ऑफिस का क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही होगा। आप थ्योरेटिकल क्या उस बात को जानते हैं? नहीं, प्रैक्टिकल से कोई मतलब नहीं है हमें। क्या आप इस बात को थ्योरेटिकल वे में जानते हो या नहीं जानते हो? तो 4 ऑप्शन है, बताओ सही आंसर क्या होगा। कई बार होता है ना, हमको प्रैक्टिकल नॉलेज तो है, हमें पता है कि ये टूल है ना यहाँ पर होता है, इससे ये कर लेते हैं, बट जब उसे भाषा में चेंज करके या भाषा के रूप में लिखा जाता है, तब शायद हम नहीं बता पाते कि इसका सही आंसर क्या होगा।
समझ रहे? तो आपके एग्जाम में सबसे पहला पॉइंट है कि एमएस ऑफिस का क्वेश्चन थ्योरेटिकल ही आएगा, थ्योरी के रूप में। तो क्या इसकी इस टॉपिक की थ्योरी पढ़ना जरूरी है? तो आंसर है बेटा जी हाँ, सबसे पहले तो थ्योरी पढ़ना है। हर पॉइंट को हमें रिटन फॉर्म में लिखना आना चाहिए, चाहे वो कोई सा भी हो। आपको ये पता है कि आप एमएस वर्ड में अगर काम कर रहे हैं तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हो, बट इस बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन को बोला क्या जाता है बताइए? अगर आप किसी भी शब्द को बोल्ड कर रहे हैं, इटैलिक कर रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं, बताओ इसे क्या बोलते हैं? अगर कोई बता सके तो कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको ये पता है, अगर आप प्रैक्टिकल वे में किसी शब्द को बोल्ड कर रहे हो, किसी शब्द को इटैलिक, तिरछा कर रहे हो, किसी शब्द के नीचे अंडरलाइन कर रहे हो, बट इसे कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? इन तीनों टूल को बताओ क्या कहते हैं? तब शायद इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे आप, भले ही चाहे आपने प्रैक्टिकल कितना भी करके देख लिया हो इसके ऊपर। तो यही है ना, सबसे पहले एंट्री होती है इसी, यानी कि इसी तरीके से, यानी थ्योरेटिकल वे में आपको ये चीजें पता होना जरूरी है। ठीक है, अब इसके बाद है ना प्रैक्टिकल भी कर लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रैक्टिकली चीजें नहीं पता होनी चाहिए, पता कर लीजिए, बट बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि पेपर में प्रैक्टिकल थोड़ी आना है। आपसे ये थोड़ी कहेगा वो कि है ना किसी शब्द को है ना बोल्ड करके दिखाओ, इटैलिक करके दिखाओ, अंडरलाइन करके दिखाओ, ऐसा कभी नहीं आना। ये जरूर पूछ लेगा कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन है ना, इन तीनों टूल को एक साथ क्या कहा जाता है बताओ? जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ किसी भी बच्चे ने कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं दिया। बताइए सभी लोग, आशीष, विशाल, अभिषेक, वैशाली, नवीन, बताओ सभी लोग बेटा। बाकी अब सबके नाम नहीं ले पाऊंगा मैं। क्यों आंसर नहीं आ रहा है बताओ? देखो समझिए, मैं ये भी समझ रहा हूँ कि शायद हो सकता है आपने एमएस ऑफिस कभी पढ़ा ही ना हो, एमएस ऑफिस के बारे में जानकारी ही ना हो आपको, एमएस ऑफिस का कभी प्रैक्टिकल भी नहीं किया हो आपने, शायद इस वजह से भी बच्चों ने आंसर नहीं दिया। बट किसी ने तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का नाम सुना होगा, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन का नाम सुना होगा, यूज भी किया होगा, तो क्या बोलते हैं, नहीं दे पाए ना आंसर। ठीक है ना? तो यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल की तरफ मत भागिए। प्रैक्टिकल है ना तब करिएगा एमएस ऑफिस का जब आपके एग्जाम में प्रैक्टिकल आना हो। जैसे आप कुछ विशेष प्रकार के एग्जाम दे रहे हैं, वहां पर ऐसा हो सकता है कि आपका लास्ट में सीपीटी हो, यानी कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, तो उसके लिए ना हम प्रैक्टिकल करके जाएंगे और प्रैक्टिकली चीजें हमें पता होना जरूरी है। ठीक है, बट अगर आपके एग्जाम में कंप्यूटर के मान लो 20-25 क्वेश्चन आने हैं या 10-20 क्वेश्चन आने हैं और थ्योरेटिकल वे में ही केवल क्वेश्चन को पूछा जाना है, तो आप थ्योरेटिकल वे में ही इसको याद कीजिए और वही फायदा देगा आपको। ठीक है, बट इसका प्रैक्टिकल करना भी जरूरी है और वो मैं आपको कराऊंगा लास्ट में, यानी कि ऐसा नहीं कि प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं कराऊंगा मैं आपको। सबसे पहले है ना हम थ्योरेटिकल वे में समझेंगे इस पूरे टॉपिक को, फिर इसके प्रैक्टिकल को देखेंगे, यानी कि लास्ट में जब सारी थ्योरी मैं आपको पढ़ा दूंगा फिर इसका प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा कि यानी कि जिन जिन टूल की बात है ना हमने थ्योरेटिकल वे में की है, उसका वो चीज कहां पर होती है। और फिर सबसे लास्ट में आते हैं बेटा इसके एमसीक्यूज, यानी कि मैं आपको एमसीक्यूज दूंगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दूंगा, आप उनको प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए, और किसी भी सिंगल क्वेश्चन में डाउट आए तो आप मेरे से पूछ लीजिए। तो इस टॉपिक को करने का सबसे सही तरीका यही है, यानी पहले थ्योरेटिकल वे में पढ़ो और इसी पे ज्यादा फोकस करिए, प्रैक्टिकल भी लास्ट में करिए, फिर इसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए और देखिए कि कितने क्वेश्चंस के आप आंसर दे पा रहे हैं। ये बात समझ में आ गई या नहीं? तो इसी तरीके से ना इस टॉपिक को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। एक बात और बता दूं कि पूरे कंप्यूटर में सबसे ज्यादा क्लासेस इसी टॉपिक की होंगी। ये अकेला काफी बड़ा चैप्टर, बड़ा टॉपिक है, क्योंकि इसमें वर्ड भी पढ़ाना है, एक्सेल भी पढ़ाना है और पावर पॉइंट भी पढ़ाना है, तो इसमें क्लासेस की संख्या सबसे ज्यादा होती है। अब कुछ लोग ये कहते हैं, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी कहा कि सर थोड़ा थोड़ा बताकर खत्म कर दो ना। तो बेटा देखो, ये वाला जो टॉपिक है ना एमएस ऑफिस, ये दो तरीके से ही किया जा सकता है, या तो पूरा पढ़ के या पूरा छोड़ के। क्या मतलब? या तो अगर आपको एमएस ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन के आंसर देने हैं तो इसे पूरा पढ़िए, नहीं तो पूरा छोड़ दो, फिर आप इसे रहने दो, बाकी और टॉपिक पढ़ लो, बाकी और चैप्टर पढ़ लो। क्योंकि जो लोग है ना, जैसे कुछ बच्चों ने बोला कि सर हमने उस टीचर की क्लास देखी थी, उसके देखे थे है ना नोट्स वगैरह, उसने थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बता दिया है,
तो बेटा उस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उस थोड़े थोड़े में से क्वेश्चन फंस जाए या नहीं। सपोज दैट कि थोड़ा थोड़ा बताने के चक्कर में मैं आपको ड्रॉप कैप नाम का एक टूल होता है वो नहीं बता पाया, क्योंकि मेरे को जल्दी खत्म करना है, उड़ाना है, बस टाइम पास करना है, तो मैं ड्रॉप कैप नाम का टूल नहीं बता पाया, जल्दी जल्दी खत्म कर दिया मैंने। अब एग्जाम में ड्रॉप कैप का ही क्वेश्चन अगर पूछ लिया तो फिर आप आंसर कैसे दोगे बताओ? नहीं दे पाओगे ना। ये उसी तरीके से है पूरा चैप्टर जैसे मैथमेटिक्स होता है। जैसे आप है ना राकेश यादव सर या गगन प्रताप सर से मैथ पढ़ रहे हैं और आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा उनसे, अब आपने सर को ये बोल दिया कि सर कंपाउंड इंटरेस्ट है थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से बता दो, हमें डीप में मत पढ़ाना। तो अगर वो डीप में ना पढ़ाकर थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से कंपाउंड इंटरेस्ट बता दें तो डेफिनेटली आप कभी भी है ना कंपाउंड इंटरेस्ट से संबंधित हर एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे। तो आपको उसे पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। ये एमएस ऑफिस है ना पूरा का पूरा कमांड्स और टूल में भरा पड़ा है। हर काम के लिए कमांड लिखी हुई है, टूल दिया गया है। अगर आपको उसकी जानकारी है तो आंसर दे पाओगे, नहीं जानकारी तो नहीं दे पाओगे। तो इसीलिए है ना, और बहुत सारे लोग कैसे क्या कर रहे हैं मेरे को आइडिया नहीं है, बट जो मैंने तरीका निकाला वो यही है, या तो इसे पूरा पढ़िए या फिर इसे पूरा ही छोड़ दो, मत पढ़ो फिर। क्योंकि थोड़े थोड़े पढ़ने में है ना, या थोड़ा थोड़ा ऊपर की जानकारी लेने से कोई गारंटी नहीं है कि उसमें से कोई क्वेश्चन फंसेगा भी या नहीं फंसेगा। ठीक है। तो मैं सभी लोगों को ये बोलता हूँ कि पहले तो कंप्यूटर को है ना एक अच्छे खासे समय से पढ़ना शुरू कीजिए, अच्छे खासे समय से तैयारी करिए। क्योंकि लास्ट टाइम पे जो लोग है ना कंप्यूटर को पढ़ के जाते हैं वो 2 4 5 नंबर ही ला पाते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं होते सही उनके। बहुत से ज्यादा 6 7 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, बस इससे ज्यादा सही नहीं कर पाते वो। बट पूरे में से पूरे क्वेश्चन अगर आपको ठीक करने हैं तो एक अच्छे खासे समय से कंप्यूटर को पढ़ना शुरू कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, एमसीक्यू लगाइए, तभी है ना आपके फुल में से फुल मार्क्स आ सकते हैं। ठीक। चलो देखो, तो अब इस एमएस ऑफिस वाले टॉपिक को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। ठीक है, काफी लंबा टॉपिक होने जा रहा है ये हमारा। ठीक। एक बात और बताऊंगा मैं एमएस ऑफिस के बारे में कि कई बार है ना कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर हमने प्रीवियस ईयर पेपर लगाया था उसमें 2010 वाले वर्जन का क्वेश्चन आया था, तो हमें 2010 वाला वर्जन पढ़ना चाहिए। या फिर सर हम है ना प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन देख रहे थे उसमें 2016 लिखा हुआ आया था कि एमएस वर्ड 2016 में बताओ ये वाली चीज है ना, ये 2016 वाले वर्जन में ये वाली इसका आंसर क्या होगा। तो क्या हमें 2016 वाला वर्जन भी पढ़ना चाहिए? किसी ने ये बोला कि सर हमने एक पेपर देखा था उसमें तो 2000 या मॉक टेस्ट दिया था उसमें तो 2021 वाला वर्जन लिखा हुआ था, तो क्या हमें 2021 वाला वर्जन पढ़ना है? या फिर है ना किसी ने ये भी बोला कि सर वर्ड 365 ऐसे लिखा हुआ आया था एक पेपर में, तो क्या हमें माइक्रोसॉफ्ट 365 वाला वर्जन पूरा पढ़ना होगा? तो फिर पढ़ें क्या? इतने सारे वर्जन क्या अलग अलग पढ़ने होते हैं? तो आंसर है नहीं, ऐसा नहीं है। इतने सारे वर्जन पढ़ने बैठोगे ना तो अभी मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा वर्जन पर ही आधारित होगा, उससे पता चल जाएगा कि कितने सारे वर्जन अभी तक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाए हैं। तो ऐसे तो हर वर्जन को पढ़ना पड़ेगा, समझे या नहीं? किसी ने यह भी कहा कि सर हमारे पेपर में तो है ना 2003 वाला भी एक क्वेश्चन हमने देखा था। मैं बहुत पुराने पीवाईक्यू कर रहा था और बहुत पुराने आज से 10 साल 20 साल पहले वाले क्वेश्चन किसी किताब में लिखे हुए थे, उसमें तो 2003, हाँ सही कह रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी डाउट पूछते हैं मेरे से कि सर हम 15 साल पहले का है ना पीवाईक्यू पढ़ रहे हैं और उसमें 2003 वाले वर्जन के क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो सर इसका आंसर क्या होगा, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। तो बेटा 15 साल 10 साल पहले के वाले क्यों पढ़ रहे हो? क्या तब से लेकर अभी तक एमएस ऑफिस में कोई चेंज या बदलाव नहीं आए? बिल्कुल आए हैं। तो अभी वाला पढ़ना चाहिए ना। पर जो आपके पास किताबें हैं या जो आपके पास पीडीएफ हैं उनमें जो क्वेश्चन है वो आज से 10 साल 12 साल 15 साल पहले वाले भी क्वेश्चन है, वो नहीं आने अब। एमएस ऑफिस की बात कर रहा हूँ, बाकी ओवरऑल कंप्यूटर तो सेम ही रहता है, बट एमएस ऑफिस में लेटेस्ट वाले वर्जन को हमेशा पढ़ के जाना चाहिए। अब आज से मान लो आपका कोई पेपर है ना 3 4 साल पहले हुआ हो जिसको अब दोबारा कराया जा रहा है। सरकारें आजकल ऐसे ही कर रही हैं, जब चुनाव या इलेक्शन आ जाता है तभी है ना एग्जाम को कंडक्ट कराएंगी, वरना पूरे शांत रहेंगी पूरे कार्यकाल में। तो मान लो अगर कोई पेपर 4 साल या 3 साल पहले हुआ था अब पूछा जा रहा है, तो क्या 3 साल बाद या 4 साल बाद एमएस ऑफिस का कोई नया वर्जन आ चुका है? हाँ आ चुका है, एक नया वर्जन भी आ गया है। तो फिर अब एग्जाम पेपर जो बनेगा वो उसके बिहाफ पर बनेगा ना कि आज से 3 4 साल पहले जो वर्जन चलता था उस पर पूछेंगे। समझे या नहीं? फिर भी अब आप बोलेंगे सर अगर हम बिल्कुल लेटेस्ट से लेटेस्ट वर्जन को अगर पढ़ के जाएंगे
और मान लो पिछले वर्जन का कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो बेटा ऐसा कभी नहीं होता कि जमीन और आसमान का अंतर आ जाए। ऐसा कभी नहीं होगा कि 2003 वाले वर्जन में आपसे बोला जाए कि फॉन्ट का साइज मान लो 8 और 72 ऐसे था, है ना। एमएस वर्ड में जब टाइपिंग कर रहे होते हैं जो फॉन्ट का साइज होता है वो 8 से लेके 72 तक एक लिस्ट आती है, वहां पर वहां लिखा होता है। तो 365 वाले वर्जन में या 2021 वाले वर्जन में ये आंसर चेंज हो गया होगा? नहीं, यहां पर भी सेम ही है, 8 से लेके 72 तक। समझे या नहीं? तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सारे वर्जन पढ़ने हैं या सारे वर्जनों में बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज हो जाता हो, है ना। कभी कुछ और आ गया नया वर्जन में, कभी कुछ और, ऐसा नहीं होता। ज्यादातर केसेस में एमएस ऑफिस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो एमएस ऑफिस बनाती है ना, उसमें थोड़े बहुत ही चेंज करती है, और जो चेंजेस हैं वो आपको लेटेस्ट वर्जन में देखने को मिल जाएंगे। अब पुराने वर्जन से लेकर लेटेस्ट वर्जन में जो चेंज हुए हैं वो हमारी जिम्मेदारी है, वो हमें टाइम टू टाइम पर आपको बताते जाएंगे कि जैसे 2010 वाले वर्जन में ये था, अब नए वाले वर्जन में ये कर दिया है। ये चीज बताना हमारी जिम्मेदारी है। समझे या नहीं? तो इसलिए ये बातें मैं बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं ना, फिर ये कंफ्यूजन में रहते हैं, सर उस पेपर में तो 2016 का क्वेश्चन था, हम 365 वाला लेटेस्ट वर्जन पढ़ रहे हैं, उसका क्वेश्चन आया तो कैसे करेंगे, फिर हमने तो ये पढ़ लिया। तो बेटा ऐसा थोड़ी होता है कि 2016 वाले वर्जन में आप एमएस ऑफिस पढ़ रहे थे, एमएस ऑफिस 2016, और एमएस ऑफिस 365 वाला जो वर्जन है उसमें मैथ पढ़ाई जा रही है। ऐसा नहीं है, उसमें भी वही एमएस ऑफिस पढ़ रहे हो आप, पर थोड़े बहुत नए टूल्स के साथ। ये उसी तरीके से जब एप्पल 15 के बाद एप्पल 16 जारी किया है, मार्केट में आगे लॉन्च हो गया है, तो उसमें क्या कोई ऐसा हो गया कि एप्पल 15 वाला फोन है और एप्पल 16 वाला कंप्यूटर दे दिया आपको? वो भी फोन ही है, थोड़े बहुत चेंज करके वो एप्पल कंपनी अपना नया फोन लॉन्च कर देती है। तो ऐसी बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन है बच्चों के दिमाग में एमएस ऑफिस को लेकर। वो आई होप सो कि अब आपके क्लियर हो गए होंगे। ये बात इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि है ना बाद में कोई आपके माइंड में है ना कंफ्यूजन ना रहे कि एमएस ऑफिस को पढ़ा कैसे जाता है, तैयार कैसे किया जाता है, और इससे रिलेटेड हर एक क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया जाता है। आप समझ में आ गई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि मैं जिस वर्जन को आपको पढ़ाऊंगा या प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा वो माइक्रोसॉफ्ट 365 वाला वर्जन होगा, माइक्रोसॉफ्ट 365 वाला वर्जन। मैं फिर से बता दूं, मैं आपको जितनी भी चीजें लिखवा रहा हूं पढ़ा रहा हूं वो माइक्रोसॉफ्ट 365 वाले वर्जन की होंगी, बट पुराने वर्जन में और इनमें अगर कहीं कोई चेंज या बदलाव आया होगा वो भी मैं आपको हैंड टू हैंड बताता जाऊंगा कि इस वाले वर्जन में ये चेंज था। ठीक है जी। तो अभी लेटेस्ट वर्जन माइक्रोसॉफ्ट 365 के नाम से चल रहा है, ये ध्यान रखिएगा। देखो जी, शुरुआत करते हैं इसी कंपनी से जिसने ये प्रोडक्ट बनाया है, ये सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाया है। इस कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट। ये बेसिकली अमेरिका की कंपनी है और इस कंपनी के जो ओनर है या फाउंडर्स हैं उनका नाम है बिल गेट्स। बिल गेट्स शायद नाम आपने सुना होगा, अभी रिसेंटली हमारे इंडिया में भी आए थे, और जो वो नहीं है डॉली की टपरी चाय वाला, उससे भी इन्होंने मुलाकात की थी। और अब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का नया जो वर्जन आएगा विंडोज 12 के नाम से, उसका ब्रांड एम्बेसडर भी उन्होंने उसी को बना दिया है। ठीक है ना। तो अब काफी फेमस हो गया वो चाय वाला। तो बेसिकली है ना, बिल गेट्स नाम के व्यक्ति ने उससे मुलाकात भी की थी। ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट नाम के कंपनी के ओनर जो है वो बिल गेट्स हैं, और दुनिया एक समय ऐसा भी था ये जब ये दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में सबसे नंबर 1 पे थे। आजकल थोड़ा नीचे की तरफ आ गए हैं। ठीक है। इस बंदे ने जो कंपनी फाउंड की यानी कि माइक्रोसॉफ्ट नाम की कंपनी, इस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ना हम और आप जैसे लोगों को 3 मेजर प्रोडक्ट बनाकर दिए हैं, और वो 3 मेजर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का नाम है डॉस, विंडोज और एमएस ऑफिस। ये 3 सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाए इस कंपनी ने, बनाए तो और भी होंगे, बट जो मेजर जो पूरी दुनिया में ना सबसे ज्यादा इस्तेमाल में लाए जाते हैं वो यही है। डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये 1981 में बना के दिया माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने, और पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल हुआ था उस समय पर। फिर विंडोज जब आ गया 1985 में, ये तो आज भी इस्तेमाल में लाया जा रहा है पूरी दुनिया में। आपको मैंने बताया भी होगा पहले जब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया था कि आज की डेट में पूरी दुनिया में अगर 100 कंप्यूटर चल रहे हैं तो उनमें से 82 यानी कि 82% कंप्यूटर में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। तो 100 में से 82 कंप्यूटर में 82 कंप्यूटर में अगर विंडोज है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। पहले तो 95% होता था, बट अभी थोड़ा नीचे हो गया है और भी ऑपरेटिंग सिस्टम की आने की वजह से।
और एमएस ऑफिस को इन्होंने बना के रिलीज किया था 1990 में, 1990 में। क्लियर है? अब देखो, एक क्वेश्चन मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि कई बार कुछ लोग ये कहते हैं कि सर हमने तो किसी किताब में या किसी की पीडीएफ में ये पढ़ा था कि है ना एमएस ऑफिस को 1988 में बनाया गया था। तो ऐसा नहीं था, 1988 में नहीं बना था। 1988 में केवल अनाउंसमेंट की थी बिल गेट्स ने कि हम है ना आने वाले समय में एमएस ऑफिस नाम से कंप्लीट पैकेज बना के देंगे आपको, जिसके अंदर ढेर सारी एप्लीकेशन हुआ करेंगी। जैसे एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के अगर आपने नाम सुने होंगे तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये एप्लीकेशन बेसिकली पहले ही बनाई जा चुकी थी। जैसे मैंने बोला ना कि एमएस ऑफिस 1990 में रिलीज हुआ है, तो वो इसके अंदर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एप्लीकेशंस होती हैं, ये पहले से ही बन चुकी थी, बट उनको कलेक्टिवली एक साथ रखकर 1990 में लॉन्च किया गया। ये उसी तरीके से समझ लो कि मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, यानी प्रोडक्ट नंबर 1 जो आज बना दिया, उसके 2 साल बाद फिर मैंने प्रोडक्ट नंबर 2 बनाया, फिर 1 साल बाद प्रोडक्ट नंबर 3 बनाया मैंने। तो इस तरीके से टोटल 4 साल में मैंने 3 प्रोडक्ट बनाए। अब मैंने ये कहा कि इन तीनों प्रोडक्ट को लोग अलग अलग यूज करते हैं, अलग अलग इस्तेमाल करते हैं, मैं इन तीनों को एक साथ दे दूंगा सबको। तो मैंने फिर उसके अगले नेक्स्ट ईयर तीनों को एक साथ कंबाइन कर दिया और बोल दिया कि अब जिसको भी वर्ड की आवश्यकता है तो उसे एक्सेल, पावर पॉइंट भी मिलेगा, जिसको केवल एक्सेल की आवश्यकता है उसे वर्ड और पावर पॉइंट भी मिलेगा, और जिसे अगर मान लो पावर पॉइंट की आवश्यकता है तो उसे वर्ड और एक्सेल भी मिलेगा। यानी आप पूरा एमएस ऑफिस ही यूज कर लो, एमएस ऑफिस ही एक बार में आपके कंप्यूटर में आ जाएगा। यानी जो 3 प्रोडक्ट मैंने बनाए थे, प्रोडक्ट नंबर 1, 2, 3, उनको जोड़कर मैंने एक ही प्रोडक्ट बना दिया और बोल दिया कि इसे आप यूज कर लो। समझ रहे हैं? इसमें फायदा भी होता है। ये चीज हमें प्रैक्टिकल लाइफ में किसी शॉपिंग मॉल में भी देखने को मिलती है। पता है कैसे? एक परफ्यूम खरीदने जाना या रूम स्प्रे खरीदने जाना, तो अलग अलग फ्रेग्रेंस के अलग अलग रूम स्प्रे आपको रखे हुए मिल जाएंगे सेम कंपनी के, है ना। कोई मान लो रोज की खुशबू का है, कोई लेवेंडर का है, कोई जैस्मिन का है, अलग अलग खुशबू के आपको रूम स्प्रे मिल जाएंगे। बट जब कोई कंपनी जिसके अलग अलग फ्रेग्रेंस के ये जो रूम स्प्रे हैं, उनको लगने लगता है, जब उनको लगने लगता है कि कोई ऐसी फ्रेग्रेंस या खुशबू है जो बिक नहीं रही मार्केट में, उसे लोग ले ही नहीं रहे, तो वो एक ऑफर निकालती है कि हम इन तीनों को, यानी रोज, लेवेंडर और जैस्मिन नाम के तीनों खुशबू वाले रूम फ्रेशनर्स को एक साथ रखकर आपको 50 रुपए डिस्काउंट पे दे देंगे और आप इन्हें ले लीजिए। तो लोग एक लालच में आ जाते हैं कि जब तीनों प्रोडक्ट हमें 100 रुपए के मिल रहे थे, यानी 300 रुपए में, अब है ना वो 250 रुपए में ही मिल रहे हैं, तो ये ज्यादा फायदा है। तीनों खुशबू मिल जाएंगी हमको और 250 रुपए ही देने, 50 रुपए कम में मिल जाएगी। बट एक्चुअली वहां पर कंपनी ने अपना फायदा कर लिया। जो 100 रुपए का प्रोडक्ट वो खरीद नहीं रहा था कोई, जो खुशबू किसी को पसंद ही नहीं आ रही थी, वो भी उन्होंने 50 रुपए में बेच दी आपको। ये चीज आपने नोटिस किया होगा कि कई सारे पैकेट बना बना के भी है ना शॉपिंग मॉल में आपको प्रोडक्ट रखे हुए मिल जाएंगे। तो इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने भी ये स्ट्रेटेजी अपनाई कि लोग वर्ड का अलग इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्सेल यूज अलग कर रहे हैं, अब वो है ना एमएस ऑफिस नाम की एप्लीकेशन के अंदर ही वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट को तीनों को एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। इनको एक ही बार में अपने कंप्यूटर में आप यूज कर लीजिए, ले लीजिए। समझ में आ गई बात? तो ये बात ध्यान रखना कि 1988 में केवल अनाउंसमेंट की गई थी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा कि हम है ना एमएस ऑफिस नाम का एक कंप्लीट पैकेज लॉन्च करेंगे। बट लॉन्च कब हुआ है? 1990 में, 1990 में। एग्जैक्ट डेट भी लिखनी है तो लिख सकते हैं 19 नवंबर 1990 को रिलीज हुआ था ये वर्जन एमएस ऑफिस का। ठीक है? तो ये 3 है ना सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हैं जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाकर हम लोगों को दिए हैं, जिनमें से ऊपर के दोनों तो, ये दोनों तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किस कैटेगरी में आते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में। तो डॉस और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और एमएस डॉस, ये एमएस ऑफिस क्या है? ये आपका पर्पस पूरा करने वाला सॉफ्टवेयर है, तो इसलिए हम इसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोल देंगे। याद है ना कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वाली क्लास में मैंने आपको समझाया था कि वो सॉफ्टवेयर जो आपका पर्पस पूरा करने के लिए बनाया जाए वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और जो कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए बनाया जाए वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है, जिसका एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, चलो अब आगे देखो। अब इस टॉपिक को है ना एक क्वेश्चन की तरह लेते हैं सबसे पहले शुरुआत में, और देखते हैं कि हमको कितनी जानकारी है। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा वर्जन नहीं होता है, नॉट ए वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस।
एम एस ऑफिस, यानी कि इनमें से एम एस ऑफिस का कौन सा संस्करण नहीं होता है, संस्करण नहीं है, ये बताना है आपको। ठीक है, मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं, आपको जो भी मतलब आंसर पता हो तो बता दीजिए, नहीं पता हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं बस एक जस्ट टेस्ट लेना चाह रहा हूं। क्या एम एस ऑफिस के नाम से एम एस ऑफिस 97 वर्जन लॉन्च हुआ कभी? क्या एम एस ऑफिस 98 वर्जन लॉन्च हुआ कभी? क्या एम एस ऑफिस 2019 के नाम से लॉन्च हुआ कभी? या कभी एम एस ऑफिस 2013 के नाम से लॉन्च हुआ था? ये 4 ऑप्शन है, बताओ किसी को पता हो तो। बताइए। देखिए आपको है ना ऊपर की तरफ बैटरी का सिंबल दिख रहा होगा, जो कि लो बैटरी का सिंबल है। अब पता नहीं किसी फेलियर की वजह से या किसी कारण की वजह से ये बैटरी चार्ज नहीं हो पाई है हमारे कैमरे की, बट आप चिंता मत कीजिए, मैंने दूसरी बैटरी चार्जिंग पे लगा दी है। ये जैसे ही स्क्रीन आपकी ऑफ हो जाए तभी मैं बैटरी चेंज कर दूंगा और क्लास को दोबारा कंटिन्यू कर लूंगा। 1 मिनट का समय लगेगा बैटरी चेंज करने में, जब तक चल रही है चलने दीजिए। ठीक है भाई। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि इनमें से कौन सा वर्जन नहीं है, ये पूछ रहा हूं मैं। तो बेटा देखो, क्या एम एस ऑफिस 2013 के नाम से कोई वर्जन लॉन्च हुआ था? हाँ हुआ था, ये ठीक है। ठीक है। क्या एम एस ऑफिस 2019 के नाम से कोई वर्जन लॉन्च हुआ था? हाँ हुआ था। क्या एम एस ऑफिस 98 नाम से कोई वर्जन लॉन्च हुआ है? तो आंसर है नहीं। क्या एम एस ऑफिस 97 के नाम से कोई वर्जन लॉन्च हुआ था? हाँ हुआ था। तो हमें क्या बताना है, इनमें से कौन सा संस्करण नहीं होता है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी एम एस ऑफिस 98 के नाम से कभी भी कोई वर्जन लॉन्च नहीं किया गया। तो एक तो क्वेश्चन इस टाइप का भी देखने को मिल जाता है कि इनमें से कौन सा वर्जन है या नहीं है। तो ये आंसर आप तब कर सकते हैं जब आपको कम से कम एक बार इन सारे वर्जन की सीक्वेंसिंग पता हो। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है ना इस टाइप का पूछा जा सकता है, नॉट एन एप्लीकेशन, नॉट एन एप्लीकेशन इन एम एस ऑफिस। हिंदी में से कहा जाएगा एम एस ऑफिस की कौन सी एप्लीकेशन नहीं होती है? केवल इतना ही लिख लो, कौन सी एप्लीकेशन नहीं होती है, कौन सी एप्लीकेशन नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना। अब 4 ऑप्शन है आपके सामने और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी एप्लीकेशन आज तक कभी लॉन्च नहीं की गई। जैसे एक एप्लीकेशन का नाम है एम एस वर्ड, क्या ये एप्लीकेशन होती है? एक को लिख लीजिए एम एस फ्रंट पेज के नाम से। एक एप्लीकेशन लिख दीजिए एम एस शेयर वेयर के नाम से, शेयर वेयर। और एक और लिख लीजिए एम एस पावर पॉइंट के नाम से, पावर पॉइंट। बताइए, क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सी एम एस ऑफिस में एप्लीकेशन नहीं होती है। चलो इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। क्या एम एस वर्ड नाम की एप्लीकेशन एम एस ऑफिस के अंदर होती है? तो आंसर है जी हाँ, होती है भाई। एम एस वर्ड को तो हमें पढ़ना ही है, एम एस वर्ड के तो क्वेश्चन ही आते हैं पेपर में। क्या एम एस पावर पॉइंट नाम की भी एप्लीकेशन होती है? हाँ होती है, इसके भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाने हैं। अब आता है एम एस शेयरवेयर और एम एस फ्रंट पेज, इनमें से कौन सी एप्लीकेशन एम एस ऑफिस के अंदर कभी नहीं आई? आप बोलेंगे सर एम एस ऑफिस के अंदर वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट ही तो होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। एम एस ऑफिस के अंदर है ना ढेर सारी एप्लीकेशन बनाई गई है जो समय समय पर बंद भी कर दी गई। जैसे एम एस ऑफिस के अंदर वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट, तो ये 3 मेजर एप्लीकेशन होती हैं, वरना इसके अंदर और भी होती हैं, एम एस 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 नाम से, एम एस वन नोट के नाम से, है ना, ऐसी ढेर सारी, एम एस आउटलुक के नाम से, ऐसी ढेर सारी एप्लीकेशंस हैं। तो आपको एटलीस्ट ये तो पता होना ही चाहिए कि शुरुआत से लेकर अभी तक जितनी भी एप्लीकेशन एम एस ऑफिस के अंदर आई हैं
जो भले ही बाद में कुछ बंद कर दी गई हो, उनके नाम क्या थे। तो देखो MS फ्रंट पेज के नाम से एप्लीकेशन आई थी, बट शेयरवेयर के नाम से कभी नहीं आई, तो इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो MS वर्ड, MS फ्रंट पेज, MS पावर पॉइंट नाम की एप्लीकेशन MS ऑफिस की एप्लीकेशन है, बट MS शेयरवेयर के नाम से है ना कोई भी एप्लीकेशन कभी लॉन्च नहीं हुई। तो अब है ना आपको ये दोनों ही क्वेश्चन को, है ना, दोनों ही जो क्वेश्चन मैंने अभी कराए हैं, इनको है ना मतलब कैसे पता चलेगा कि कौन सी एप्लीकेशन आई या नहीं, या कौन से वर्जन आए या नहीं। तो बेटा मैंने आप सभी लोगों के लिए काम किया है, इसकी एक प्रॉपर तरीके से PDF फाइल बनाई है। ये PDF फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका नाम है कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर, जिसकी जानकारी मैं क्लास के शुरुआत में भी आपको दे रहा था। वहां पर इस PDF फाइल को देखिएगा चैनल पे जाके, और उसको प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, अपने पास एक फाइल में रख लेना जो कंप्यूटर की फाइल आपने बनाई हो। ठीक है, अगर प्रिंट आउट नहीं निकलवाना तो आप चाहें तो इसको मोबाइल में या कंप्यूटर में भी पढ़ सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। तो अभी है ना मैं आप सभी लोगों को ये PDF फाइल दिखाता हूं, जिसमें ये सारी बातें मैंने मेंशन की हुई है। ठीक है, तो अभी है ना आपको मेरे कंप्यूटर का स्क्रीन शेयरिंग दिखाई देगा, और उसमें दिखाता हूँ ये सारी की सारे के सारे वर्जन और एप्लीकेशंस। MS ऑफिस के वर्जन, देखो जी, अभी आपको मेरे कंप्यूटर का डिस्प्ले कैप्चर दिखाई देगा, और इस डिस्प्ले कैप्चर में है ना मैं आपको दिखाता हूँ वो PDF फाइल। देखो, फाइल का नाम यही होगा, MS ऑफिस वर्जन्स। ठीक है, MS ऑफिस वर्जन के नाम से होगी। तो मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है, एक बार कमेंट सेक्शन में भी बता दो मेरे कंप्यूटर का डिस्प्ले कैप्चर दिख रहा है आपको। देखो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि ये MS ऑफिस के संस्करण के नाम है, और बिल गेट्स ने एक अनाउंसमेंट की थी MS ऑफिस लाने के लिए 1988 में, जबकि सबसे पहला MS ऑफिस का 1.0 वाला वर्जन 1990 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो जहां भी कहीं लिखा मिल जाए आपको कि 1988 में MS ऑफिस आया था सबसे पहले, तो उसे काट कर 1990 कर लेना, ये सही आंसर है। इसके बाद 1.5, 1.6, 3.0, 4.0, फिर MS ऑफिस NT 4.2 के नाम से लॉन्च किया था, जिसमें NT का मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी। फिर 4.3 के नाम से, इसके बाद है ना 95 के नाम से, ठीक है, 97 के नाम से, यही मैंने पूछा था आपसे। तो 97, 95 तो है, 98 नहीं था। फिर 2000 के नाम से आया, फिर XP के नाम से आया, XP का मतलब था एक्सपीरियंस। फिर 2003 के नाम से 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 2021, और अभी लेटेस्ट में MS ऑफिस 365, जिसको माइक्रोसॉफ्ट 365 के नाम से भी बोला जाता है, ये चल रहा है। आगे आने वाले समय में देखा जाएगा कि कौन सा लेटेस्ट वर्जन है, क्योंकि हो सकता है 1-2 साल बाद फिर कोई नया वर्जन आ जाए। तो MS ऑफिस 1.0 से लेकर अब तक है ना माइक्रोसॉफ्ट 365 तक इतने सारे वर्जन या संस्करण लॉन्च किए जा चुके हैं। तो क्या आप इन सभी वर्जन को अलग अलग पढ़ोगे? नहीं, ऐसा नहीं है। लेटेस्ट वाले को पढ़ लो, और पुराने से अब तक कोई भी चेंज या बदलाव हुआ हो वो हम क्लास में समझ लेंगे। हाँ, बस इतना जरूर बोलना चाहूंगा कि MS ऑफिस 2003 वाला जो वर्जन था ये, इसके बाद जब 2007 वाला वर्जन आया ना, तो इसमें बहुत ज्यादा चेंज या बदलाव किए गए थे। इवन मैं तो यही कहूंगा कि सबसे ज्यादा जो चेंज या बदलाव हुए थे ना बेटा, वो यहीं से हुए हैं, 2003 के बाद 2007 वाले वर्जन से, क्योंकि इन्होंने ना पूरा तरीके से ही चेंज कर दिया था। तो क्या अब 2003 वाले वर्जन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? नहीं, कभी नहीं आते। अब केवल लेटेस्ट वाले वर्जन के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि ये सारे वर्जन हैं। समझ में आ गया बेटा? अब आगे देखो, इसके बाद है ना मैंने MS ऑफिस की एप्लीकेशन के बारे में यहाँ पर लिख दिया है, हर एक एप्लीकेशन को क्या कहा जाता है ये भी लिख दिया है। जैसे MS वर्ड एप्लीकेशन को वर्ड प्रोसेसर के नाम से बोलते हैं, MS एक्सेल को स्प्रेडशीट प्रोग्राम एंड चार्ट मेकिंग एप्लीकेशन पूछते हैं या बोला जाता है। ये अभी है ना रिसेंट पेपर हुआ था एक, दिल्ली पुलिस, आई थिंक हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल का पेपर था, कुछ टाइम पहले हुआ था। वहां पर भी ये क्वेश्चन पूछा था कि MS एक्सेल को इनमें से क्या कहा जाता है, तो ये पूरा ही ऑप्शन लिखा हुआ आया था, स्प्रेडशीट प्रोग्राम एंड चार्ट मेकिंग एप्लीकेशन। पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशन प्रोग्राम कहते हैं, MS एक्सेस को डेटाबेस प्रोग्राम कहा जाता है, MS आउटलुक को ईमेल्स क्लाइंट एप्लीकेशन या ईमेल्स एप्लीकेशन कहा जाता है, MS वन नोट नाम की एप्लीकेशन को नोट्स मेकिंग प्रोग्राम
कहा जाता है? तो देखा आपने, एमएस ऑफिस के अंदर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ही नहीं होता, ढेर सारी एप्लीकेशन होती हैं ये। तो आप है ना एक तो सभी के नाम याद कर लेना कि वन नोट नाम की एप्लीकेशन है और उसको क्या कहा जाता है। पब्लिशर नाम की एप्लीकेशन है जिसको डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोग्राम, मतलब बिजनेस पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है एप्लीकेशन का, जिससे बिजनेस कार्ड हो गए, कैलेंडर, ब्राउचर्स, न्यूज़लेटर वगैरह बना सकते हैं आप। एमएस शेयर पॉइंट नाम का भी एक एप्लीकेशन है जो एचटीएमएल एडिटर कहलाता है। देखो मैंने जो बोर्ड पर क्वेश्चन आपको लिखकर बताया था उसमें शेयर वेयर लिखा था, जबकि शेयर पॉइंट के नाम से एक एप्लीकेशन बनाई गई थी जो एचटीएमएल एडिटर कहलाती है। अब एचटीएमएल एडिटर कहने का मतलब ये होता है कि आप अगर कोई वेब पेज या वेबसाइट बनाने जा रहे हैं तो एचटीएमएल भाषा की कोडिंग करेंगे। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज नाम की जो भाषा है उसकी आप कोडिंग लिखना चाहते हैं। तो उसके लिए आप है ना इस शेयर पॉइंट नाम के एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फ्रंट पेज नाम की भी एप्लीकेशन है, या एक्सप्रेशन वेब नाम की एप्लीकेशन, इन तीनों को एचटीएमएल एडिटर कहा जाता है। ठीक है, ये नाम याद रखना, एमएस वे, ये मैं एमएस वर्ड जब पढ़ाऊंगा आपको तब बताऊंगा इसके बारे में, यूज होगा ये वहां पर। एमएस वे नाम की एप्लीकेशन का इस्तेमाल बेसिकली एमएस वर्ड की फाइल को किसी वेब पेज में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है, तो वहां पर ये एप्लीकेशन बीच में काम करती है। या सिंपल तरीके से ये कह सकते हैं किसी एमएस वर्ड की फाइल को वेब पेज बनाना है, वेब पेज की तरह बनाना है, तो ये एमएस वे नाम की एप्लीकेशन के थ्रू होता है। एमएस वन ड्राइव याद रखिएगा, ये बेसिकली फाइल होस्टिंग सर्विस या क्लाउड एप्लीकेशन कही जाती है। एमएस टीम्स याद रखिएगा, ये बेसिकली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तरह इस्तेमाल में लाया जाने वाला सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन है। ये वैसे ही है एमएस टीम्स, जैसे आपने जूम एप्लीकेशन का नाम सुना होगा, सुना है? लॉकडाउन में जूम के थ्रू भी टीचर्स पढ़ा रहे थे बच्चों को, स्कूल के बच्चों को जूम एप्लीकेशन के थ्रू पढ़ाया जाता था। तो वो जूम जैसी एप्लीकेशन एमएस टीम्स के नाम से है यहाँ पर। एमएस स्काइप नाम याद रखिएगा, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की एप्लीकेशन है जो वीओआईपी बेस्ड टेलीफोनी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉल, इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए इस्तेमाल में लाई जा सकती है। ये उसी तरीके से है जैसे व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं आप। ठीक है, और अगर मन करे तो एक बार ये भी नज़र मार लेना कि एमएस ऑफिस में पहले ये एप्लीकेशन भी थी जिनको एमएस ऑफिस के द्वारा बंद कर दिया गया है, अब ये एप्लीकेशन काम नहीं करती, बट एक समय पर इनको लॉन्च किया गया था जो अब बंद हो चुकी है। तो एक नज़र इन पर भी डाल सकते हैं, वरना इनको याद कर लेना कि कौन कौन सी एप्लीकेशन आज की डेट में चल रही हैं और उनको किन नामों से जाना जाता है। ठीक है जी, आई होप सो कि ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो बस मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, मैं ज़रा बैटरी चेंज कर लूँ। ठीक है जी, तो आगे है ना पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ तक कुछ पूछना है तो पूछिए। यहाँ तक अगर आपके दिमाग में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी जैसा कि है ना हम पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, देखते हुए आ रहे हैं कि ये सारे पॉइंट अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कीजिए, और अगर आपको नोट नहीं करना तो मेरे टेलीग्राम चैनल जिसकी जानकारी मैं क्लास के शुरुआत में दे रहा था आपको, वहाँ पर है ना एमएस वर्ड के नाम से
क्योंकि है ना मैं पहले वर्ड पढ़ाऊंगा ना, फिर एक्सेल, फिर पावर पॉइंट। तो एमएस वर्ड के नाम से है ना आपको, और फिर जैसे वर्ड खत्म हो जाएगा तो उसकी एक्सेल की आ जाएगी, और एक्सेल खत्म होगा तो पावर पॉइंट की आ जाएगी। फिलहाल अभी एमएस वर्ड की एक कंप्लीट क्लास पीडीएफ वहां पर है, तो उससे भी आप रिवीजन कर सकते हो। ठीक है। एमएस वर्ड के एमसीक्यूज की भी 100 एमसीक्यूज की पीडीएफ फाइल भी मैंने डाली हुई है टेलीग्राम चैनल पे, वो आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली है ना हम यहाँ पर एमएस ऑफिस में कौन कौन सी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, मैं आपको बता दूं, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के नाम से। ठीक, चलिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेते हैं इन तीनों एप्लीकेशन के बारे में। देखो, हमें बेसिकली एमएस वर्ड नाम की एप्लीकेशन को पढ़ना है सबसे पहले, क्योंकि जितने भी एग्जाम होते हैं पूरे इंडिया में, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम हो, उन तीन सभी में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों ही एप्लीकेशन पूछी जाती हैं। ठीक है। तो अगर एक शब्द में कहना है एमएस वर्ड क्या होता है, तो हम इसको बेसिकली वर्ड प्रोसेसर के नाम से बोल देते हैं। कई बार तो केवल वर्ड प्रोसेसर लिखा हुआ आएगा, या कई बार वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम लिखा आ जाता है। बाकी हिंदी में भी इसको वर्ड प्रोसेसर के नाम से ही बोलेंगे, इसका कोई हिंदी अनुवाद नहीं होता है। ठीक, बट ये ध्यान रखिए कि एमएस वर्ड जो एप्लीकेशन है ना, जिसको वर्ड प्रोसेसर कहा जाता है, ये वर्ड प्रोसेसर नाम की एप्लीकेशन अकेली एप्लीकेशन नहीं है। ऐसे और भी एप्लीकेशन होते हैं जो बिल्कुल सेम, उनसे सेम वर्क किया जा सकता है जैसे एमएस वर्ड से किया जाता है। ये उसी तरीके से है जैसे अगर आपसे कहा जाए कि आप नहा लीजिए, शावर ले लीजिए, तो आप कोई ना कोई सोप यानी साबुन का इस्तेमाल करोगे। तो आपसे पूछा जाए कि कौन सा साबुन इस्तेमाल करते हो नहाने के लिए, तो आप बोलेंगे सर मैं डव साबुन का इस्तेमाल करता हूँ। तो लक्स कर लो, लक्स से भी नहा सकते हैं। हमाम नाम का साबुन आता है, उससे भी नहा सकते हैं, है ना। फियामा डी विल्स नाम का साबुन आता है, उससे भी नहा सकते हैं। पतंजलि का भी साबुन आता है, उससे भी नहा सकते हैं। तो फिर इतने सारे साबुन मार्केट में कर क्या रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं, बॉडी क्लीनिंग का, यानी शरीर की सफाई करनी है आपको, क्लीन रखना है अपनी बॉडी को, तो कोई भी साबुन इस्तेमाल कर लो। कहने का मतलब कि कंपनियां बहुत है मार्केट में जो सोप या साबुन बना रही हैं, आपको जिसका इस्तेमाल करना है आप कर लीजिए, है नहीं। तो उसी तरीके से जब आपसे पूछा जाए, ये नोट कर लेना साइड में कहीं पर, कि जब आपसे पूछा जाए कि इनमें से वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन कौन सी है, इनमें से वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन का नाम बताइए, तो आप है ना हमेशा दिमाग में ये मत लाना कि वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन केवल एमएस वर्ड होती है। एमएस वर्ड तो है ही, एमएस लिख लो, एमएस वर्ड नाम की एप्लीकेशन तो है ही। इसके अलावा एक एप्लीकेशन इजी वर्ड के नाम से है, इससे भी सेम काम किया जा सकता है जैसे एमएस वर्ड से आप करते हैं। एक और नाम लिख लीजिए, इजी वर्ड, इसके बाद लिख लीजिए एमएस वर्ड, इजी वर्ड, और ओपन ऑफिस राइटर, ये भी काफी फेमस नाम है, ओपन ऑफिस राइटर के नाम से, या केवल इसको कभी कभी राइटर भी बोल देते हैं। एक पेपर हुआ था जहां क्वेश्चन पूछा गया कि आप है ना एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं वर्ड प्रोसेसर के नाम से, या वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, तो उसका एग्जाम्पल क्या है। तो 4 ऑप्शन में एक पे लिखा था राइटर, तो सही आंसर था। यानी राइटर नाम का भी, या ओपन ऑफिस राइटर नाम का भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन है जो बिल्कुल एमएस वर्ड जैसा ही है, बट अलग कंपनी ने, अलग लोगों ने बनाया है। इसके बाद लिख लीजिए वर्ड परफेक्ट के नाम से भी एक एप्लीकेशन है, वर्ड परफेक्ट, जिससे आप सेम काम कर सकते हैं एमएस वर्ड जैसा। एक और है वर्ड स्टार के नाम से। तो ये कुछ नाम है, आप नोट कर लीजिए, एमएस वर्ड, इजी वर्ड, ओपन ऑफिस राइटर, वर्ड परफेक्ट, वर्ड स्टार, सेम वर्क किया जा सकता है जैसे एमएस वर्ड से करते हैं। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़े। ठीक है, तो वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो हमें पता चल गया कौन कौन सी एप्लीकेशन होती है। इसके बाद है ना नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फाइल नेम। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अगर आप एमएस वर्ड में कोई फाइल बनाते हैं, तो देखो आप है ना कंप्यूटर में, एमएस वर्ड छोड़िए, एमएस ऑफिस छोड़िए, कंप्यूटर की मैं बात करता हूं, तो कंप्यूटर में भी अगर आप कोई फाइल बनाते हैं ना, तो आपको बेटा उसका कोई ना कोई नाम तो रखना ही पड़ेगा।
अगर आप कोई फोटोग्राफ वाली फाइल बना रहे हैं, कोई ऑडियो फाइल बना रहे हैं या वीडियो फाइल बना रहे हैं, या इन फाइलों को देख भी रहे हैं, किसी ने बनाई होंगी और आप देख रहे हैं केवल, तो भी आप इनकी पहचान के लिए क्या देखते हैं, इनके फाइलों के नीचे एक नाम लिखा रहता है, फाइल नेम, जिससे वो फाइल पहचानी जा रही होती है। तो हर एक फाइल का अपना एक नाम होता है। ऐसे ही एमएस ऑफिस में अभी जो भी एप्लीकेशन के थ्रू आप फाइल बनाएंगे, चाहे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन सभी की भी अपनी अपनी फाइल होगी और फाइल का नाम होगा, है ना। बट एमएस ऑफिस में, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के केस में एक और चीज आती है और वो है बाय डिफॉल्ट फाइल नेम। क्या मतलब? एक तो फाइल नेम आप खुद से रख सकते हैं, उसमें जो चाहे नाम आप रखिए, और एक चीज होती है कि अगर आप फाइल का नाम नहीं रखेंगे तो क्या अपने आप से भी कोई फाइल का नाम रखा जा सकता है? अपने आप से भी कोई फाइल का नाम आ सकता है? तो आंसर है जी हाँ, अपने आप भी आ जाता है। तो यहां जो मैं फाइल का नाम लिखवा रहा हूं ना बेटा, वो ध्यान रखना बाय डिफॉल्ट, यानी कि स्वतः ही आने वाला नाम है। बाय डिफॉल्ट शब्द को हिंदी में कहा जाता है स्वतः ही, यानी कि वो चीज जो अपने आप से आ जाए, है ना, जो चीज अपने आप से आ जाए, आपको करने की जरूरत नहीं है, तो उसे बाय डिफॉल्ट कह सकते हैं आप। तो एमएस वर्ड की फाइल का बाय डिफॉल्ट नाम होता है बेटा डॉक्यूमेंट वन। बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो ये भी पूछ लेते हैं, बताओ कि अगर आप एमएस वर्ड की फाइल का नाम खुद से नहीं देंगे तो अपने आप से क्या आ जाएगा? तो डॉक्यूमेंट वन आएगा। ऑप्शन में और भी मिल जाएंगे लिखे हुए ऑप्शन, केवल डॉक्यूमेंट, डॉक ऐसे लिख देते हैं, तो सही आंसर होगा डॉक्यूमेंट वन। और अगला पॉइंट आता है दैट इज फाइल एक्सटेंशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आप है ना फाइल एक्सटेंशन के बारे में जानते ही हैं, क्योंकि लास्ट चैप्टर जो मैंने आपको पढ़ाया था वो फाइल एक्सटेंशन के ऊपर ही था। तो फाइल एक्सटेंशन का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? किसी भी फाइल के टाइप को पता करने के लिए, टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फाइल, फाइल एक्सटेंशन, है ना। तो 2003, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था ना कि एमएस ऑफिस में 2003 के बाद जब 2007 वाला वर्जन आया तभी सबसे ज्यादा चेंज या बदलाव किए गए थे। तो 2003 वाले वर्जन तक, यानी टिल 2003 वाले वर्जन तक फाइल एक्सटेंशन हुआ करती थी .doc, और फ्रॉम 2007 और इसके आगे जितने भी वर्जन है इन सभी में फाइल एक्सटेंशन को .docx कर दिया गया है। यानी जब आपसे ये पूछा जाए कि एमएस वर्ड की फाइल एक्सटेंशन का बताइए क्या नाम है, तो 2003 वर्जन तक .doc और 2007 और उसके आगे के वर्जन में .docx बोला जाता है, जिसमें डॉक का मतलब तो डॉक्यूमेंट है। ये एक्स जो लगा दिया ना, इसका मीनिंग ये होता है, आप लिखना चाहें तो साइड में कहीं लिख लो, .docx लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब XML, या ऐसे लिखते हैं इसको, ओपन XML डॉक्यूमेंट, ओपन XML डॉक्यूमेंट। अब ऐसे बोला जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक भाषा या लैंग्वेज होती है XML, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, उसका इस्तेमाल किया गया है अब एमएस वर्ड को बनाने के लिए। इसको बोलते हैं एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, इस लैंग्वेज का इस्तेमाल बेसिकली वेबसाइट या वेब पेज बनाने के लिए भी किया जाता है, बट इसका यूज है ना एमएस ऑफिस एप्लीकेशन में भी किया गया है नए वर्जन में, तो इसलिए अब इसको जो एक्सटेंशन है वो भी चेंज कर दिया, अब लिखा जाता है डॉक्स। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है भाई, ऐसे ही है ना सारी एप्लीकेशन में भी होगा, एक्सेल के केस में भी और पावर पॉइंट के केस में भी, यानी कि लास्ट में एक एक्स और एक्स्ट्रा जोड़ दिया है तो उसका मतलब लिख लेना ओपन एक्सएमएल डॉक्यूमेंट। ठीक है भाई, अब आगे देखो। इसके बाद है ना नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो एमएस एक्सेल नाम की एप्लीकेशन को हमें पढ़ना है। तो एमएस एक्सेल नाम की एप्लीकेशन को बेसिकली बोला जाता है स्प्रेडशीट प्रोग्राम, स्प्रेडशीट प्रोग्राम। बाकी है ना एक्सेल के थ्रू आप है ना चार्ट भी बना सकते हैं, इसलिए इसको चार्ट मेकिंग एप्लीकेशन के नाम से भी बोल दिया जाता है। क्या इनका कोई हिंदी नाम है? नहीं, हिंदी नाम कोई नहीं होता। ऐसे ही बोला जाएगा कि एमएस एक्सेल है ना एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम एंड चार्ट मेकिंग एप्लीकेशन है। अगर आप एमएस एक्सेल में कोई फाइल बनाते हैं और फाइल का नाम खुद से नहीं देंगे तो अपने आप क्या आ जाएगा? बुक वन आ जाएगा। अच्छा, मान लीजिए कि आपने एमएस वर्ड या एक्सेल की फाइल बनाई और उसका नाम नहीं दिया तो क्या आ जाएगा? डॉक्यूमेंट वन या बुक वन। अब दूसरी जो फाइल बनाएंगे आप, उसका नाम भी खुद से नहीं देते हैं तो अपने आप कंप्यूटर में आ जाएगा आपके लिखा हुआ बुक टू या डॉक्यूमेंट टू।
फिर तीसरी फाइल का नाम भी आप खुद से नहीं देते हैं तो अपने आप आ जाएगा डॉक्यूमेंट 3 या बुक 3। आप समझ गए? अपने आप जो फाइल के नाम आएंगे ना तो उसमें नंबरिंग बढ़ती जाएगी, 1 2 3 4 आगे बढ़ता जाएगा। एक्सेल की फाइल एक्सटेंशन 2003 वाले वर्जन तक होती थी डॉट एक्सएलएस, 2007 वाले वर्जन से हो गई है डॉट एक्सएलएस एक्स। तो उस लास्ट वाले एक्स का मतलब होता है ओपन एक्सएमएल डॉक्यूमेंट। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे एमएस पावर पॉइंट नाम की एप्लीकेशन। पावर पॉइंट को बेसिकली प्रेजेंटेशन प्रोग्राम के नाम से बोला जाता है, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। और अगर आप पावर पॉइंट की फाइल का नाम खुद से नहीं देंगे तो अपने आप आ जाएगा प्रेजेंटेशन 1 के नाम से। ठीक है, इसकी फाइल एक्सटेंशन डॉट पीपीटी हुआ करती थी और अभी क्या हो गई है नए वर्जन से डॉट 2007 और उसके आगे के वर्जन में डॉट पीपीटी एक्स के नाम से। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। ठीक है, तो धीरे 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 हर एक पॉइंट के बारे में हम जिक्र करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। इसी तरीके से पूरा एमएस ऑफिस कंप्लीट होगा, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। बताओ जी, समझ में आ गई बात या नहीं? ठीक है, अब देखो मैं आपको बता दूं कि एमएस ऑफिस के अंदर है ना और भी एप्लीकेशन तो होती है ना। जैसे एक और काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होती है एमएस एसएस के नाम से, जो डाटाबेस की एप्लीकेशन है। बट बात यह है कि आपका जो ये बैच है, आपका जो सिलेबस है उसमें केवल वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, यही केवल 3 एप्लीकेशन को पढ़ना होता है हमें, और यही 3 एप्लीकेशन मैं आपको पढ़ाऊंगा। बट एक एप्लीकेशन के बारे में मैं बता देता हूं आपको, एमएस एसएस। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है और इसको बेसिकली डेटाबेस प्रोग्राम के नाम से बोला जाता है। हिंदी में भी डेटाबेस प्रोग्राम कहेंगे। और इसकी जो फाइल बनती है उसका भी अपने आप नाम आ जाएगा डेटाबेस 1 के नाम से। इसकी जो फाइल एक्सटेंशन पहले हुआ करती थी वो होती थी डॉट एमडीबी, डॉट एमडीबी, और अभी क्या हो गई है डॉट एसीसीडीबी, ये हो गई है। तो इसको आप नोट कर लीजिए बस थोड़ा सा नॉलेज के लिए, बाकी ये एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे नहीं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ही पढ़ेंगे इस बैच में। ठीक है, डेटाबेस क्या होता है नॉलेज के लिए बता देता हूँ। डेटाबेस का मतलब होता है ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी किसी भी डेटा को सुसंगठित तरीके से रखा जाना एक टेबल के रूप में, टेबल बना के जिसमें कॉलम और रोज भी होती हैं, यानी कि स्तंभ और पंक्तियां भी होती हैं। तो अगर इस तरीके का काम आपको करना है तो आप एमएस एसएस नाम की एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बताइए कमेंट सेक्शन में, यहां तक की कहानी समझ में आ गई सभी को और ये नोट कर लिया? चलिए अब आगे बढ़िए। इसके बाद है ना, अब एमएस ऑफिस को एक क्वेश्चन की तरह, क्वेश्चन के थ्रू है ना समझने की कोशिश करते हैं कि एमएस ऑफिस बेसिकली है क्या चीज। तो एक क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज एमएस ऑफिस, यानी एमएस ऑफिस क्या है। और मैं ना आपको ऑप्शन दे रहा हूं और आपको बताना है कि इनमें से कितने ऑप्शन सही हैं, या सारे ऑप्शन सही हैं, या कोई एक ऑप्शन सही है। क्या एमएस ऑफिस को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जा सकता है? क्या एमएस ऑफिस को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं? क्या हम एमएस ऑफिस को एन एप्लीकेशन पैकेज कह सकते हैं? क्या एमएस ऑफिस को क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर के नाम से बोला जा सकता है? और क्या एमएस ऑफिस को SAAS सास की कैटेगरी में भी रखा जाता है? तो इनमें से कितने ऑप्शन सही हैं एमएस ऑफिस के लिए, बताइए। जिसको भी आइडिया हो वो बताइए, बाकी जरूरी नहीं है सभी को पता हो और सभी आंसर दें, तुक्का मत मारिएगा। बस ये बताइए कि कितने नाम सही हो सकते हैं एमएस ऑफिस के लिए इन चारों ऑप्शन में से। ठीक है, लिखिए कमेंट सेक्शन में, बाकी मैं एक एक करके समझाने की कोशिश करता हूं। देखो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, क्या एमएस ऑफिस को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोला जा सकता है? यस और नो? तो बेटा आपको याद है जब मैंने आपको
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वाला चैप्टर पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया भी था कि वो सॉफ्टवेयर जो आपका पर्पस पूरा करने के लिए बनाए गए हों, उन सॉफ्टवेयर्स को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो क्या एमएस ऑफिस से हमारा कोई पर्पस पूरा हो रहा है? तो आंसर है जी हाँ, हमारा डॉक्यूमेंटेशन वाला काम यानी कि दस्तावेज वाला काम इससे पूरा हो रहा है। तो इसका मतलब एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होता है। समझ में आ गई बात? यूजर स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर मतलब यूजर मतलब आप और हम जैसे लोग, तो यूजर का उद्देश्य पूरा करने वाले, उद्देश्य पूरा करने वाला या करने वाले सॉफ्टवेयर्स को क्या बोलते हैं? हम उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम बोल सकते हैं, ठीक है जी। क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसलिए हो जाएगा क्योंकि इससे हमारा पर्पस पूरा होता है, डॉक्यूमेंटेशन वाला काम पूरा होता है। अगला पॉइंट, क्या हम है ना एमएस ऑफिस को एप्लीकेशन पैकेज कह सकते हैं? क्या हम एमएस ऑफिस को एप्लीकेशन पैकेज, पैकेज का मतलब होता है यहाँ पर हिंदी में बंडल, या फिर अंग्रेजी का एक और शब्द होता है सूट, SUIT सूट, जिसको हिंदी में बंडल कहा जाता है। तो क्या एमएस ऑफिस एक बंडल जैसा है? तो आंसर है जी हाँ, बंडल ही तो है। बंडल कहने का ही मतलब होता है या पैकेज कहने का मतलब होता है जहां पर कई सारी चीजों का समावेश हो, कई सारी चीजें हो। तो एमएस ऑफिस के अंदर एमएस वर्ड नाम की एप्लीकेशन है, एमएस एक्सेल नाम की भी एप्लीकेशन है, एमएस पावर पॉइंट नाम की भी, जिसको शॉर्ट में PPT कहते हैं, एमएस एसएस नाम की भी एप्लीकेशन है, एमएस वन नोट नाम की भी एप्लीकेशन है ना, एमएस आउटलुक नाम की भी एप्लीकेशन है। तो ढेर सारी एप्लीकेशन मौजूद हैं एमएस ऑफिस के अंदर। वन ड्राइव नाम की भी एप्लीकेशन है। तो इतनी सारी एप्लीकेशन होने की वजह से क्या हम इसे बंडल या पैकेज नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं। बंडल या पैकेज का मतलब ही होता है ढेर सारी चीजों का कलेक्शन, है ना। तो ये सही है, दूसरा ऑप्शन भी हमारा ठीक है। एक बार जल्दी से समझा दूं, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट तो अभी मैंने बताया, एमएस एक्सेस भी बताया, ये डाटाबेस एप्लीकेशन है डाटाबेस बनाने के लिए। एमएस वन नोट है ना, ये एप्लीकेशन नोट्स वगैरह बनाने के लिए, जो स्टूडेंट्स होते हैं अगर उनको नोट्स प्रिपेयर करना है डिजिटल फॉर्म में तो इस नोट के थ्रू बना सकते हैं। आउटलुक नाम की जो एप्लीकेशन है इसके थ्रू ईमेल्स को हैंडल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। जैसे ज्यादातर लोग है ना जीमेल का इस्तेमाल करते हैं ना, किसी को ईमेल भेजने के लिए या रिसीव करने के लिए, गूगल मेल का। बट अगर आउटलुक के थ्रू भी अगर हम ईमेल भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। और वन ड्राइव नाम की जो एप्लीकेशन है ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का क्लाउड एप्लीकेशन है, यानी कि आप अपने कंप्यूटर की फाइलों को इंटरनेट के थ्रू यहाँ पर सेव कर दीजिए, रख सकते हैं सुरक्षित, ताकि अगर कभी इन फ्यूचर आपका कंप्यूटर खराब हो जाए, करप्ट हो जाए वायरस की वजह से या किसी भी वजह से, या चोरी हो जाए, तो आपके कंप्यूटर की सारी फाइलें खत्म हो जाएंगी, चली जाएंगी। तो उस कंडीशन में भी उन फाइलों को दोबारा से प्राप्त करके आप अपना काम कर पाए। इसीलिए क्लाउड एप्लीकेशन वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, आज के टाइम पर बहुत फेमस है कि इंटरनेट के माध्यम से, क्योंकि इंटरनेट आज के समय बहुत कॉमन हो गया है, तो इंटरनेट के माध्यम से आप अपने फाइलों को जो आप बना रहे हैं क्लाउड स्टोरेज पर रख दो और ज़रूरत पड़ेगी तब उन्हें वहां से उठा लीजिए। तो समझ में आ रहा है? जैसे फ़ोन आजकल लोग बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फ़ोन है ना आजकल चोरी भी हो जाता है, टूट भी जाता है, ख़राब भी हो जाता है, तो फ़ोन के अंदर जितने भी फाइलें हैं, डेटा है, वो आपका मिस हो जाएगा। तो इसलिए आप फ़ोन का सारा डेटा क्लाउड स्टोरेज पर रख दीजिए। इसकी लिमिट भी होती है, जैसे कि ना यहाँ पर आपको 15 GB का स्पेस मिलता है फ्री में, 15 GB फ्री। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ये कहती है कि 15 GB तक आप इतना 15 GB का डाटा फ्री में स्टोर कर सकते हैं, जिसको जब मन करे डाउनलोड कर लेना। अगर आपका फ़ोन या कंप्यूटर ख़राब हो जाए या चोरी हो जाए तो वो डाटा वापस आ जाएगा। बट 15 GB से ज़्यादा का डेटा है तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, यानी पैसे खर्च करने पड़ेंगे और स्पेस के लिए। ठीक है भाई। अब अगला पॉइंट आता है क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। क्या एमएस ऑफिस को क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर भी कहा जा सकता है, और अगर हाँ तो फिर इसकी कंडीशन क्या होती है, क्यों कहा जाता है किसी सॉफ्टवेयर को क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर? सुनिए और लिखिए भी इस बात को। देखो, अगर कोई भी क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है, हिंदी में इसको क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर ही कहते हैं, इसका हिंदी नाम नहीं है। तो इसके ना पहली कंडीशन तो ये होती है नॉट फ्रीली अवेलेबल। नॉट फ्रीली अवेलेबल हिंदी में कहा जाएगा मुफ्त में नहीं मिलेगा, मुफ्त में उपलब्ध नहीं होगा।
समझ में आ रही है? यानी कि कभी भी है ना आपको ये एमएस ऑफिस नाम का सॉफ्टवेयर फ्री में नहीं मिलेगा, पैसे में मिलेगा, पैसे खर्च करोगे तभी मिलेगा। अब आप बोलेंगे सर हमने तो है ना एक कंप्यूटर में एमएस ऑफिस इस्तेमाल किया था, वो तो हमने कभी खरीदा नहीं था, ना तो उसके लिए पैसे दिए थे हमने, ऐसा कैसे? तो अगर देखो लेटेस्ट में आपने कोई कंप्यूटर खरीदा हो जिसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आया हो पहले से ही जेन्युइन, तो उसमें एमएस ऑफिस भी आ रहा है आज के टाइम पर। जैसे कि मैंने भी अभी एक लैपटॉप खरीदा था, तो उसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ओरिजिनल डाल के दी गई थी और एमएस ऑफिस का 1 साल का सब्सक्रिप्शन दिया गया था। तो 1 साल तक बिना पैसे खर्च किए आप एमएस ऑफिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम से आपको रिचार्ज मतलब सब्सक्रिप्शन दोबारा रिन्यू कराना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे ना। बट पहले जनरली ऐसा नहीं होता था, लोग फ्री में ही इस्तेमाल कर लेते थे एमएस ऑफिस के पुराने वर्जन को। तो वो ऐसा इसलिए हो जाता था क्योंकि आप है ना किसी भी सॉफ्टवेयर का अगर फ्री वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके दो केस हो सकते हैं। पहला केस तो ये हो सकता है बेटा कि आप या तो उसका पायरेटेड वर्जन इस्तेमाल कर रहे होंगे, पायरेटेड वर्जन, या फिर आप है ना उसका क्रैक वर्जन इस्तेमाल कर रहे होंगे। इन दोनों में से कोई एक रीजन होगा जिसके थ्रू आपको एमएस ऑफिस फ्री में मिल गया होगा। क्या मतलब है? पायरेटेड वर्जन का मतलब होता है हूबहू कॉपी, सॉफ्टवेयर कॉपी कर लेना, सॉफ्टवेयर पायरेसी कर लेना। जैसे फिल्मों के केस में भी आपने पायरेसी शब्द सुना होगा, जैसे ना कोई फिल्म आई मार्केट में सिनेमा हॉल में और लोगों ने कैमरे वगैरह रख कर है ना उसकी पूरी रिकॉर्डिंग कर ली और फिर 5-5 10-10 रुपए में पेन ड्राइव में बेचना शुरू कर दिया। भले ही प्रिंट सही नहीं आया होगा बट लोग 5-10 5 रुपए में जा ही क्या रहा है, उतने में पिक्चर देखने का मजा ले लेते हैं घर पर टीवी में या कंप्यूटर में। तो लोग है ना उन पायरेटेड मूवीज को भी देख लेते हैं। ऐसा कई बार एडवर्टीजमेंट वगैरह में भी आपने सुना होगा कि फिल्म पायरेसी को रोकना चाहिए क्योंकि जो फिल्म निर्माता होते हैं फिर उनको नुकसान होने लगता है, लोग सिनेमा हॉल में नहीं जाएंगे फिर। या अगर ओटीटी पर रिलीज की जाती है ना, ओटीटी प्लेटफॉर्म होता है ना आजकल अमेजोन प्राइम जैसा या नेटफ्लिक्स जैसा, तो वहां पर अगर कोई मूवी रिलीज होती है तो लोग उसे भी रिचार्ज नहीं करवाएंगे फिर, क्योंकि उसमें भी 100-200 रुपये 300 रुपये का रिचार्ज करना पड़ता है। तो बेसिकली ऐसी तरीके से सॉफ्टवेयर की भी पायरेसी हो जाती है, पायरेटेड कॉपी बना ली जाती है और वो अगर आपको मिली होगी तो आप उसे फ्री में इस्तेमाल कर रहे होंगे। या फिर आता है क्रैक्ड वर्जन। इसका मीनिंग क्या है? जैसे है ना जो भी ओरिजिनल सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको पैसे में खरीदा या बेचा जाता है, उन सॉफ्टवेयर के साथ अपनी एक की होती है, चाबी, चाबी जैसी नहीं की, मतलब जैसे आपका कोई पिन नंबर या पासवर्ड या ओटीपी होता है ना, इसी तरीके से इनकी की होती है। और अगर आपने ओरिजिनल खरीदा है तो उसके साथ की आई होगी सॉफ्टवेयर के साथ, और आप उस की को अपने कंप्यूटर में डालेंगे सॉफ्टवेयर को डालने के बाद, तो वो सॉफ्टवेयर एक्टिवेट हो जाता है और वो की एक ही बार काम करती है। आप उस सॉफ्टवेयर को दूसरे कंप्यूटर में डालकर उस की को डालना चाहेंगे तो काम ही नहीं करेगी, बोलेगी कि ये एक कंप्यूटर में यूज हो रहा है पहले से। अब कुछ लोग है ना क्या करते हैं कि डुप्लीकेट की बनाने की कोशिश करते हैं और कई बार ये तुक्का फिट भी बैठ जाता है। ये उसी तरीके से अगर किसी ताले की चाबी बनाई गई है तो वो चाबी अगर खो जाए तो आप एक डुप्लीकेट चाबी बनवा लाते हैं मार्केट से, हाँ उससे भी ताला खुल जाता है। तो बेसिकली वो क्रैक कहलाता है, क्रैक। तो ऐसे ही है ना, मान लो अगर कोई डुप्लीकेट की बनाई गई हो जिससे एमएस ऑफिस का वर्जन एक्टिवेट हो जाए तो वो क्रैक्ड वर्जन कहलाता है। समझ में आ गई बात? तो इन केसेस में ना आपने शायद कभी पैसे ना दिए हो, वरना अगर आप आज की डेट में लेटेस्ट वर्जन को इस्तेमाल करते हैं जो कि काफ़ी हाईली सिक्योरिटी के साथ प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो उनके पायरेटेड वर्जन और क्रैक वर्जन बनाना मुश्किल हो गया है। तो वो फिर आपको पैसे से ही लेना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी बात, सोर्स कोड नॉट अवेलेबल। सोर्स कोड नॉट अवेलेबल यानी कि इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो भी कोड लिखे गए हैं वो भी आपको नहीं बताए जाएंगे। जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से आप किसी दिन ये बोलने लगो कि आपने ये एमएस वर्ड एप्लीकेशन बनाई है, हाँ, तो इसमें क्या कोडिंग लिखी है आपने, वो कोड लिख के बता दो हमें। C++ के जो कोड लिखे हैं आपने वो बता दो हमें। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बस इतना बता सकती है कि हमने कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया है इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, जैसे C++ का यूज किया है, बट हमने क्या लिखा था जिससे एमएस वर्ड आपके सामने बन के आ रहा है ये नहीं बताएंगे आपको। यानी कि सोर्स कोड आपसे शेयर नहीं करेंगे। तो अगर किसी सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड आपको नहीं बताए जा रहे हैं तो उसे क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर कहा जाएगा। बताओ बात सही है नहीं?
सही है। तो किसी भी सॉफ्टवेयर का फ्री वर्जन नहीं मिल रहा हो और सोर्स कोड भी नहीं बताए जा रहे हो तो ऐसे वर्जन को हम क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं, और एमएस ऑफिस एक क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर का ही उदाहरण होता है। बताओ जी, बात समझ में आ गई या नहीं? चौथे ऑप्शन की तरफ भी जाएंगे, बट उससे पहले मैं वहां पर और भी कुछ बातें लिखना चाहूंगा जो जरूरी है। इसी के कंपैरेटिवली दो तरीके के सॉफ्टवेयर और भी होते हैं, उनके नाम भी लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। एक सॉफ्टवेयर है ना, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी कहलाता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये क्या चीज होती है भाई? यहां पर जो नॉट लिखा हुआ है और ये जो नॉट है इसे हटा दो तो वो सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स कहलाएगा। मतलब पहली कंडीशन फ्रीली अवेलेबल, यानी किसी कंपनी ने कोई सॉफ्टवेयर बनाया और ये कहा कि लो जी भाई ये ले जाओ, फ्री में इस्तेमाल करो, हमें पैसे नहीं चाहिए, तो फ्रीली अवेलेबल हो जाएगा, यानी कि मुफ्त में उपलब्ध होगा। और सोर्स कोड भी उपलब्ध हो जाए, यानी कि वो कंपनी फ्री में भी दे रही है और ये बोल रही है कि अगर आपको इसके सोर्स कोड देखने हैं ना कि हमने क्या कोडिंग लिखी है, कैसे बनाया है, देख लो और उसे समझ के कुछ और नया बना सकते हो, बनाओ, लोगों को फायदा पहुंचाओ। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहा जाता है। एक और नोट कर लीजिए, एक होता है फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, या केवल उनको फ्रीवेयर कहा जाता है। ये क्या होता है? इस फ्रीवेयर में आपको दोनों की एक एक प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। पहली प्रॉपर्टी फ्रीली अवेलेबल, यानी कि किसी कंपनी ने कोई सॉफ्टवेयर बनाया और आपसे ये कहा कि अगर आपको यूज करना है फ्री में इस्तेमाल कर लो, हम पैसे नहीं लेंगे। बट जब आपने कहा कि हाँ आप बता सकते हो कि आपने क्या कोडिंग लिखी है, कैसे बनाया है ये, तो कंपनी बताएगी नहीं, वो कहेगी चुपचाप काम कर लो, फ्री में दिया है, ये कैसे बनाया वो हमारा हेडेक है। यानी कि ये आ जाएगा सोर्स कोड नॉट अवेलेबल। देखो फ्रीली अवेलेबल यहां से आ गया और सोर्स कोड नॉट अवेलेबल यहां से आ गया। सोर्स कोड नॉट अवेलेबल, तो अगर ये दोनों प्रॉपर्टी किसी सॉफ्टवेयर की आपको देखने को मिल रही हैं तो वो सॉफ्टवेयर हमारा फ्रीवेयर के नाम से बोला जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। अब आप बोलेंगे सर क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर का एग्जांपल तो आपने बता दिया, जैसे कि एमएस ऑफिस। ओपन सोर्स का एग्जांपल बता दीजिए। इसका एग्जांपल है एंड्रॉयड या फिर लिनक्स या लाइनेक्स भी आप बोलते हैं। ये दोनों ही सॉफ्टवेयर है ना, ओपन सोर्स कैटेगरी में आते हैं। फ्रीवेयर का एग्जांपल आपको लिखना है तो लिख सकते हैं वीएलसी मीडिया प्लेयर। एक मीडिया प्लेयर होता है जिसके थ्रू आप मूवी देख सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, वीएलसी के नाम से, तो वो एक फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब मैंने ये एक एक एग्जांपल बताया आपको, ऐसा ढेरों एग्जांपल हो सकते हैं। चलो अब लास्ट ऑप्शन आता है डी, ये भी सही है, जब तीनों सही हैं तो ये भी सही होगा, कॉमन सेंस। तो इसको बोलते हैं बेटा सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, SaaS, इसे बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये होता है, ये सैस या सास कह दीजिए, ये शब्द है ना बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग से आता है। क्लाउड कंप्यूटिंग की जब हम बात करते हैं, यानी इंटरनेट के माध्यम से हम अपना डेटा अगर किसी लोकेशन पर रखना चाहते हैं तो उसे क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाता है। ठीक है, और जहां पर डाटा रखा जा रहा होगा उसे क्लाउड स्टोरेज कह देंगे। तो आज के समय पर है ना बहुत सारी कंपनियां ऐसे क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड कर रही हैं जिसमें हो सकता है कि आपको कुछ फ्री में सर्विस मिल जाए, फिर उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़े। जैसे बताया ना मैंने, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी आपको अपने क्लाउड स्टोरेज पर फ्री में 15 GB का स्पेस देती है कि 15 GB तक का डाटा फ्री में स्टोर कर लो, उसके बाद का स्पेस चाहिए आपको तो आपको इनका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, महीने पर कुछ पैसे जमा करने होंगे तब जाके आपको और आगे का स्पेस मिलेगा। तो अगर क्लाउड तरीके से कोई कंपनी काम कर रही है या कोई सॉफ्टवेयर है जिसे क्लाउड की तरह इस्तेमाल में लाया जा रहा है, क्लाउड स्टोरेज के लिए इस्तेमाल में लाया जा रहा है, तो उसे सैस कह देते हैं, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो एमएस ऑफिस हमारा सैस या सास की कैटेगरी में भी आता है, नोट कर लीजिए। फिर से समझा देता हूं, जैसे आप एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की जो फाइलें बनाएंगे ना अपने कंप्यूटर में, तो उन फाइलों को आप है ना इनके वन ड्राइव नाम के क्लाउड एप्लीकेशन से कनेक्ट कर लो। मतलब एमएस ऑफिस को वन ड्राइव से कनेक्ट कर लीजिए, इंटरनेट के माध्यम से होगा ये।
और जैसे आप कनेक्ट कर लेंगे तब आप एमएस ऑफिस के अंदर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की जो भी फाइलें बनाएंगे वो फाइलें ऑटोमेटिकली इनके क्लाउड पर है ना, इनके क्लाउड पर सेव होती जाएंगी। क्योंकि अगर कल आपका कंप्यूटर खराब हो गया, ये कल आपका कंप्यूटर चोरी हो गया और आप मेहनत कर रहे थे 1-2 महीने से फाइल बना रहे थे, तो सारा ही डाटा लॉस हो जाएगा, फिर 1-2 महीने जाएंगे बनाने में। तो इस चीज को देखते हुए ना अब कंपनियां क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड करा रही हैं ताकि अपनी फाइलों को सेफली वहां रख लो। आप बोलेंगे सर वहां से डिलीट नहीं होगा, नहीं वहां से नहीं होगा, वहां एक वेल मैनेज तरीके से इन आपके डाटा को मेंटेन किया जा रहा होगा। आप ही तो अपने कंप्यूटर में प्रोटेक्शन नहीं यूज कर रहे हो, जैसे मान लो वायरस आ गया, वायरस से फाइल करप्ट हो गई आपकी, वो तो एक प्रॉपर प्रोटेक्शन लगा रहे होंगे। आप ही का तो कंप्यूटर चोरी हो सकता है कि कोई उठा के भाग गया, लैपटॉप लेके भाग गया, आपका फोन लेके चोरी कर लिया किसी ने, वो थोड़ी चोरी होने देंगे। तो आपका डेटा कंप्लीटली सेफ रहता है उनके पास। ठीक है, चलो तो चारों ऑप्शन सही है। एक बच्चे ने लिखा है सर ये सब आज पता चल रहा है, ये सब। चलिए अच्छी बात है, आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, आगे भी क्लासेस हैं अभी अभी हमारी। तो अब एक काम करते हैं, आज के सेशन को फिर यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है? क्योंकि अब है ना हम एमएस वर्ड स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से, ठीक है? एमएस वर्ड को उसी तरीके से करेंगे, यानी पहले एमएस वर्ड को थ्योरेटिकल वे में पढ़ेंगे, फिर इसका एक क्लास में पूरा प्रैक्टिकल समझा दूंगा लास्ट में, और अगर बीच में जरूरत पड़ी किसी चीज को प्रैक्टिकली दिखाने की तो दिखा दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। और लास्ट में फिर आपको एमसीक्यूज में दूंगा, आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए, किसी क्वेश्चन में डाउट आए तो आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है? आज की क्लास और आज की सभा यहीं समाप्त होती है। अगली क्लास में एमएस वर्ड एप्लीकेशन को पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है? अब कोई डाउट है फटाफट किसी का पूछिए, इस टॉपिक से रिलेटेड हो तो भी पूछिए, इस टॉपिक से हटके हो तो भी पूछ सकते हैं। जल्दी पूछिएगा अगर कोई डाउट है तो। ठीक है, तो किसी का कोई डाउट नहीं है तो आज के सेशन, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे। जाते जाते ये बोलूंगा कि एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहिए, पहले मेरे सोर्सेज से करिए, यानी मेरे यूट्यूब चैनल से और मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसकी जानकारी क्लास के शुरुआत में दी थी मैंने। फिर इसके अलावा कहीं और से भी कर रहे हैं तो करिए, कोई बात नहीं है, और डाउट आए तो पूछते रहिए, व्हाट्सएप पे पूछ लेना, जितना जल्दी होगा मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है जी? नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।